हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉकेट रिवीजन, जिसमें हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे साइंस के, भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान के, जीव विज्ञान के, जो अब तक पेपर में आए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, बट लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट सिर्फ वन लाइन होते हैं, सिर्फ जिनको हमें याद करना होता है, और वो याद होंगे सिर्फ पढ़ने से। आपको उनकी एक बार रीडिंग लेनी है और बस वो आपके याद हो जाएंगे, और उससे आपका एक नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करो ना, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, अगर उसके अंदर साइंस आ रही है तो आप देखना, इस वीडियो में से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 110%। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इस पूरी सीरीज को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक, एवरी क्वेश्चन, तो आप कोई भी पेपर दे लेना जिसमें साइंस आ रही है, तो आपको इस वीडियो में से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। और क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को एक या दो बार देखिए। जब आप दूसरी बार वीडियो को देखें तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन इज मस्ट फॉर स्टडी। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रॉकेट रिवीजन सीरीज रखा है, ताकि ये आपकी तैयारी को एक बूस्टअप दे सके, रॉकेट की तरह तेजी दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। और इसके साथ साथ ये एक और चीज का मात्रक होता है, ये होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। और एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी के। ये भी आपको नोट करके लिखना है। 0.4 कैलोरी बराबर होता है एक जूल। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो यह है दूरी का मात्रक। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में आता है। बताइए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों चीज आपको नोट करके लिखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यह है ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति फ्लक्स क्या होता है? एक प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को ही ज्योति फ्लक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह है रेडियो एक्टिव धार्मिकता की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो की जाती है द्रव्यमान की। और संवेग और वेग दोनों ही एक सदिश राशि है। ये आपको नोट करके लिखना है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है सदिश और अदिश राशि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम द्वारा, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब भी आप किसी वस्तु पे भार या प्रेशर लगाएंगे तो वो अपनी विपरीत दिशा में उतना ही भार या प्रेशर लगाएंगी। इसी को कहते हैं हम न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है संवेग संरक्षण पे। नेक्स्ट देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्व आरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसका कारण है विराम जड़त्व, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। जैसे कि देखो, बस है, बस एकदम चलने लगती है तो हम हमेशा पीछे की तरफ झटक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। ठीक है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 में दिया है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम। देखिए, इसी को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और इसी को गति का पहला नियम भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों क्या है? बराबर ही है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है?
तो उसका 1/10 रहता है। देखिए ये इस तरह के होते हैं, इनका बस 10% भार पानी के ऊपर होता है और 90% ये पानी के नीचे होते हैं। और ये जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका अंदाज़ा लगाना भारी होता है कि ये कितनी गहराई तक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो होता है प्रकाशीय ऊर्जा का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप इस स्लाइड को पॉज कीजिए और इसके आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। इसका रिवीजन करें एक बार ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाए। रिवीजन अगर साथ साथ होंगे तो बहुत अच्छा याद होगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी होगा तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आएगी माइंड के अंदर। ठीक है, तो इसको एक बार प्लीज़ रिपीट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, स्वचालित वाहनों में दिव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल का नियम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रक बल के कारण। और अपकेंद्रक बल हमेशा केंद्र के विपरीत लगता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बर्फ का गोला। जब आप बर्फ के गोले को घुमाते हो तो उसमें जो बूंदें हैं वो बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, उसी को अपकेंद्रक बल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है रेखीय संवेग के। देखिए इस प्रकार के होते हैं जेट इंजन, ये आपकी स्पीड को एकदम बूस्ट अप देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। और कभी कभी ऑप्शन में 35,800 भी आ जाता है। तो इससे ऊपर ऊपर का जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्व आकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो इसका आंसर है 1/6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। जितना अधिक पृष्ठ तनाव होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। आपने सैंड की बूंदें देखी है ना, बहुत छोटी छोटी होती है, उनका क्षेत्रफल तो बहुत ही कम होता है लेकिन उनका पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है। बस आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रफल और पृष्ठ तनाव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? इसका आंसर भी पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए आपको एक नोट करके बात ये लिखनी है, जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वही चीज वही वस्तु ऊपर आएगी, और जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वही चीज डूब जाएगी। ठीक है, जैसे देखो पानी पे मच्छर बैठा रहता है बिकॉज ऑफ पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम है पानी से। अगर आपने उसमें तेल डाल दिया तो क्या अगर उसका पृष्ठ तनाव खत्म कर देगा पानी का, और मच्छर एकदम डूब जाएगा। और जैसे कि हम लोग पानी में डूब जाते हैं क्योंकि जो मनुष्य का शरीर होता है ना उसका घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, इसी कारण शरीर पानी में डूब जाता है। देखिए पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, और शरीर का होता है 1.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, पेपर में आ जाता है बार बार। बताइए पानी का घनत्व कितना है, शरीर का घनत्व कितना है? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, किस सिद्धांत पर? और यह है आर्किमेडीज सिद्धांत पर। ठीक है फ्रेंड्स, जो वस्तु अपने भार जितना पानी हटाती है वो कभी नहीं डूबती, और जो उससे कम हटाती है वो ही डूब जाती है, सिंपल। सुई इसलिए डूब जाती है क्योंकि वह अपने भार जितना पानी नहीं हटा पाती, लेकिन जहाज अपने वजन से ज़्यादा पानी हटा देता है इसलिए वह तैरता रहता है, सिंपल इज दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लावन के नियम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, गुरुत्व आकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये तो बहुत ही आसान है, न्यूटन ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 22 में देखते हैं, कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो यह है 9.8
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 में दिया है एक हॉर्स पावर कितने वोल्ट के बराबर होती है, तो ये होती है 746 वोल्ट के बराबर। ये बहुत बार पेपर में आता है क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों, और ये वन लाइनर है और वन लाइनर में आते हैं, और एक नंबर आपको बिल्कुल मक्खन मिल जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, और ये एक नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएंगे, अगर पेपर में आ गए तो एकदम आंसर लगा दोगे बस। और इसीलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी को बूस्टअप मिल सके, कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए आप सिंपल सी चीज़ बस ये याद रखिए, जिसका भी पृष्ठ तनाव कम होगा वही चीज़ ऊपर तैरेगी। पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है सुई से, इसलिए वो तैर जाती है। लेकिन अगर आप सुई को सीधी करके तेज़ी से फेंकोगे तो सुई डूब जाएगी। और इसी तरह पानी के ऊपर मच्छर भी तैर जाता है। देखो मच्छर बैठा रहता है ना पानी के ऊपर, क्योंकि मच्छर का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम है, और जिसका भी पृष्ठ तनाव कम होगा वही चीज़ ऊपर रहेगी। जैसे कि दूध के ऊपर मक्खन और दही तैरती है, क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है दूध से। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, बताइए दूध में से अगर मक्खन और दही निकाल ली जाए तो दूध का पृष्ठ तनाव घटेगा या बढ़ेगा, तो ओबियसली इस बात है उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जैसे कि दूध में दही या मक्खन डाल दे तो उसका पृष्ठ तनाव एकदम घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गेंद में क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें, यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक तय करे। सिंपल सी बात है, आप धरातल पे खड़े हो और यहाँ से किस एंगल पे कोई गेंद फेंको, ये कुछ भी फेंक रहे हो कि वो बहुत अधिक दूर जाए, तो सबसे बढ़िया एंगल है 45 डिग्री, तभी वो दूर जा सकेगी। अगर 95 हो तो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो 45 पे सबसे दूर जाएगी अधिकतम दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो उनका नाम था बृहगुप्त, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 27। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जाए, जैसा ही मैंने बताया आपको 45 डिग्री, अगर दूर भेजनी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था रमफोर्ड ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 में दिया है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर मिलाया था, तो उनका नाम था डेवी। 30 देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब भी ओबियसली बढ़ेगा। देखिए अगर पानी उबल रहा है तो इसका मतलब है टेम्परेचर तो अधिक होगा, तभी तो पानी उबल पाएगा। ठीक है, चलिए 31 में देखते हैं। ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, सीबेक के प्रभाव पर। देखिए 32 देखते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन बैरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है स्टीफन के नियम पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिपीट करके देखिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रिपीट कीजिए, अपने आप आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो इसका आंसर है -40 डिग्री। देखिए 35 में यह है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितनी डिग्री के बराबर होता है, तो ये होता है 32 डिग्री के बराबर। देखिए ये एक ही डंडा लगा हुआ है, अगर यहाँ पे दो होते तो माइनस डिग्री होता, क्योंकि देखो यहाँ पे दो है ना, इसलिए -40 डिग्री है। देखिए जिसमें एक एक लग रहा है उसका आंसर वो लास्ट वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है -32 डिग्री नहीं है, ये सिर्फ 32 डिग्री है।
देखिए 36 में दिया है मानव शरीर का तापमान 9.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ डंडा लगा हुआ है ऐसे। ओके, देखो 37 दिया है। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है परमाणु घड़ियों का। 38 देखते हैं, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स। 39 में देखते हैं, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए आप ये कह सकते हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही बर्फ जमनी शुरू होती है। देखिए वाटर का जो घनत्व होता है ना वो अधिक होता है बर्फ़ से, ये आपको ध्यान रखना है। बर्फ़ का घनत्व कम होता है, क्योंकि जब आपने बर्फ़ देखी होगी ना, क्यूब देखी होगी ऐसी, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर नहीं होते। इसलिए पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है बर्फ़ से, इसीलिए पानी जो है एरिया कम घेरता है, जबकि बर्फ़ आयतन अधिक घेरता है। यानी कि बर्फ़ जगह अधिक घेरता है कंपेरिजन ऑफ वाटर। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बर्फ़ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इसका घनत्व जो है घटना शुरू हो जाएगा और आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाती है? इसका आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। देखिए धूप में ना ऊष्मा पाकर ट्यूब के अंदर जो वायु भरी होती है उसमें प्रसार होना शुरू हो जाता है और प्रसार के कारण ही उसमें दाब बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब दाब बढ़ने लगता है धूप के कारण रखी साइकिल ट्यूब फट जाती है। तो ये सब होता है वायु के प्रसार से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किसी कील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील की अतः स्थल में जल का क्या तापमान है? अभी बताया ना मैंने इसका आंसर, बर्फ बस जमने ही वाला है तो पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इसके बाद ही तुरंत एकदम बर्फ जमने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। 42 में दिया है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो विधि है चालन विधि। ठीक है। 43 देखते हैं, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो उस विधि का नाम है संवहन। 44 देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम से आती है? तो वो आती है विकिरण माध्यम से। लास्ट देखते हैं, ऊष्मा में स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो वो भी है विकिरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।